विद्यार्थियों, इस व्याख्यान में अध्ययन का बिंदु रहेगा वायुमंडल का संघटन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर में हम सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा देंगे, इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखेंगे, उसके बाद उसके संघटन की हम चर्चा करेंगे। परीक्षा में भी यदि ये प्रश्न आता है वायुमंडल का संघटन का वर्णन कीजिए, तो आपको सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा और इंट्रोडक्शन का छोटा सा पार्ट जरूर लिखना है। कई बार प्रश्न इस ढंग से आ जाता है कि वायुमंडल के संघटन और संरचना का वर्णन कीजिए, तो आपको थोड़ा सा दोनों पोर्शन संक्षेप में लिखने हैं। विशेषकर वायुमंडल की संघटन को आप काफी संक्षेप में लिखेंगे, संरचना यानी वायुमंडल की परतें वो थोड़ा सा विस्तार से लिखेंगे। अमूमन प्रश्न इकट्ठा भी आ जाता है, इकट्ठा आएगा तो संगठन को आप ब्रीफ में लिखेंगे, इतना लंबा नहीं लिखेंगे, क्योंकि संगठन और संरचना यानी वायुमंडल की परतें अगर दोनों आपने पूरा का पूरा लिखा तो प्रश्न बहुत लंबा हो जाएगा और शेष प्रश्नों के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। दोनों में से कोई भी प्रश्न आए, चाहे वायुमंडल की संरचना आए या संगठन आए, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो सेम रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम वायुमंडल की परिभाषा देते हैं, वायुमंडल क्या है। तो इस डायग्राम की सहायता से आप परिभाषा समझने का कष्ट करें। इसमें लिखा है एयर प्लस सस्पेंडेड सॉलिड प्लस सस्पेंडेड लिक्विड। वायु में लटके ठोस कण और वायु में लटके यानी द्रव कण इज इक्वल टू एटमॉस्फेयर। यानी एटमॉस्फेयर क्या है, यह इक्वेशन से दिखाया। एयर है वायुमंडल में, सस्पेंडेड सॉलिड इसको कह लीजिए धूलिकण, प्लस सस्पेंडेड लिक्विड इसको कह लीजिए जलवाष्प। सस्पेंडेड क्यों लिखा है, वायु में लटके हुए हैं, निलंबित हैं अगर, और क्लिष्ट हिंदी में कहें, थोड़ा सा डिफिकल्ट हिंदी में कहें। और यहां ये धरती बनाई है, ये तीर के निशान लगाए हैं इधर। यानी तीर के निशान क्या इंगित करते हैं, क्या बताते हैं कि वायुमंडल का फैलाव, वायुमंडल का फैलाव, और ये वायुमंडल की सीमा, ये बाहर की सीमा। यानी वायुमंडल कहाँ है, धरती है, धरती के चारों ओर है। और वायुमंडल में क्या है, वायु है, धूलिकण है, जलवाष्प है। तो इसी फैक्ट को लेकर, इसी डायग्राम को लेकर आप वायुमंडल की परिभाषा देने का प्रयास करें या इन्हीं फैक्ट्स को शब्दों में बांधने की कोशिश करें। कैसे बांधेंगे, वायु धूलिकणों तथा जलवाष्प का मिश्रण, मिश्रण क्यों, जमा जमा का निशान है ना, मिश्रण जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है या पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। दोबारा फिर समझें, वायु, वायु में लटके ठोस कण तथा वायु में लटके द्रव कणों का मिश्रण जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है काफी ऊंचाई तक, वो वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल कितना मोटा है, कितनी ऊंचाई तक घेरे हुए है। पहले ये कहा जाता था वायुमंडल की ऊंचाई 800 किलोमीटर है, परंतु अब ये कहा जाता है कि वायुमंडल 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इस डायग्राम में बीच में पृथ्वी दिखाई है, पहले वाली जो सीमा है ये दिखाई गई है ब्रोकन लाइन के रूप में। अब जो मान्यताएं हैं, अब जो खोजें हुई हैं नवीन, उसमें 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक दिखाया है। इसमें लिखा है स्पेस स्पार्स पार्टिकल ऑफ एयर, यानी वायु के कुछ कण 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी पाए जाते हैं। यानी आप 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु काफी विरल है, स्पार्स है। इसमें यह भी लिखा है
नो शार्प बाउंड्री, किसके बीच? स्पेस के बीच, अंतरिक्ष के बीच और वायुमंडल के बीच कोई एक शार्प बाउंड्री नहीं है, एक क्लियर कट रेखा नहीं है। धीरे धीरे वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। क्यों? जो हम ऊंचे जाते हैं वायु की विरलता बढ़ती जाती है और ये आपका जो वायुमंडल है धीरे धीरे स्पेस में विलीन हो जाता है। विद्यार्थियों, जो संपूर्ण वायुमंडल है जो पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, उस वायुमंडल के संपूर्ण बोझ का आधा बोझ, वायु बोझ होता है विद्यार्थी समझते हैं, उसका आधा बोझ केवल 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक कवर हो जाता है। और वायुमंडल में जितना टोटल बोझ है, उस बोझ का, उस भार का 99% भार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक आ जाता है। यानी इससे ऊपर वायुमंडल काफी हल्का है, काफी कम बोझ वाला है। कारण क्या है बोझ होने का? थोड़ा सा ये सोच सकते हैं आप। वायु की प्रकृति संपीडीय है, गुरुत्वाकर्षण बल है। ये डिफरेंट लेक्चर में बताया गया है कि नीचे की वायु भारी क्यों है, ऊपर की वायु हल्की क्यों है। आप उनको जब देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगी ये चीजें। अब आपको केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट में सबसे पहले वायुमंडल की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा में आपको यह लिखना है कि वायु, धूलिकण तथा जलवाष्प का मिश्रण जो पृथ्वी के चारों ओर काफी ऊंचाई तक फैला है, उसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ऊंचाई पहले 800 किलोमीटर मानी जाती थी, परंतु नवीनतम खोजों के अनुसार अब वायु के कुछ कण 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी मौजूद हैं। और जो हम ऊंचे जाते हैं, वायु की विरलता बढ़ती जाती है। 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायु के कण एक दूसरे से काफी दूर हैं और वायुमंडल के बीच और अंतरिक्ष के बीच कोई एक स्पष्ट सीमा नहीं है। धीरे धीरे वायुमंडल अंतरिक्ष में विलीन होता जाता है। और इसके साथ साथ ये भी इसमें बताएं कि वायुमंडल के संपूर्ण भार का 50% भार 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है और वायुमंडल के कुल भार का 99% भार 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसके ऊपर वायुमंडल काफी हल्का है। अब इसके संघटक कौन कौन से हैं या अंग कौन कौन से हैं? वायुमंडल के 3 अंग हैं। एक अंग है गैसेस, दूसरा अंग है जलवाष्प, तीसरा अंग है धूलिकण। 3 अंग है वायुमंडल के। अंग कहिए या संघटक कहिए इसको। संघटक को इस रूप में समझिए, कंपोजिशन को इस रूप में समझिए कि मान लीजिए आपका जो पानी है, पानी के 2 संघटक होते हैं। पानी में 2 चीजें होती हैं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को एक विशेष परिस्थितियों में और जो निश्चित सीमा है इसकी उसमें मिला दें तो वो हो जाएगा पानी। यानी पानी के 2 संघटक हुए, एक संघटक हुआ ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन। इसी प्रकार वायुमंडल का जो संघटक है या वायुमंडल का जो मिश्रण है कैसे बना है? वायुमंडल का मिश्रण बना है, वायुमंडल रूपी जो मिश्रण बना है वो 3 चीजों से मिलकर बना है। एक गैसें हैं, दूसरी जलवाष्प है, तीसरी धूलिकण है या ठोस कण कह लीजिए इनको। इनकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले गैसेस को लेते हैं। 3 संघटक बताए, पहले गैसेस बताया, दूसरा धूलिकण, तीसरा जलवाष्प। सबसे पहले हम गैसेस को लेते हैं। तो मुख्य गैसें, बहुत सारी गैसें पाई जाती है परंतु मुख्य गैसें कुछ ही हैं जो वायुमंडल में पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ नाइट्रोजन पाई जाती है 78.03%, ऑक्सीजन पाई जाती है 20.99%। इसी प्रकार और गैसें भी लिखी हैं, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नियान, हीलियम, क्रिप्टॉन, ओजोन। ये इनकी मात्रा यहाँ दिखाई गई है, प्रत्येक गैस की मात्रा। ये आपकी पुस्तक में भी तालिका मिल जाएगी। अब जो महत्वपूर्ण गैसें हैं केवल उनकी ही चर्चा करेंगे, सभी गैसों की हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण गैस और जो मात्रा में भी बहुत अधिक पाई जाती है
वो पाई जाती है 78.03%, यानी जितना वॉल्यूम है एयर का वायुमंडल में, उसका 78% से भी ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। अब प्रत्येक गैस के बारे में कंफ्यूज नहीं होना, 2-3 बातें लिखनी है। उसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, और उस गैस का काम क्या है, उसका कोई महत्व क्या है। उसका कोई महत्व है तो वो लिखना है, यानी कितनी वो पाई जाती है, दूसरे कहाँ पाई जाती है। वायुमंडल भी तो लंबा चौड़ा है ना, वो भूपृष्ठ के पास पाई जाती है, बहुत ऊंचाई पर पाई जाती है। यानी कितनी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, उसका काम क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये चीजें लिखनी है। अब ये नाइट्रोजन है 78% है कुल आयतन का, वायु के कुल आयतन का 78% से भी ज्यादा नाइट्रोजन है। और नाइट्रोजन की जो मात्रा है वायुमंडल की निचली परतों में ज्यादा पाई जाती है। अब इसके काम क्या क्या है। ऑक्सीजन को पतला करती है, बहुत गाढ़ी है ऑक्सीजन, इसके बिना अगर ये ना मिले। ऑक्सीजन को पतला करने का क्या फायदा है, ऑक्सीजन पतली है तभी यहां पर जीवन चला हुआ है। ऑक्सीजन अगर पतली ना हो तो दिक्कत आ जाए, आगे बताएंगे ऑक्सीजन का जब चर्चा करेंगे। यानी ये ऑक्सीजन को पतला करती है। दूसरा, जलने की क्रिया को नियम में लाती है, नियमन करती है जलने क्रिया का, रेगुलेट्स कंबशन प्रोसेस। ऑक्सीकरण की क्रिया में सहायता करती है। ऑक्सीकरण समझते क्या होता है। ऑक्सीकरण की क्रिया में जो नाइट्रोजन है वो हेल्प करती है किसी भी तत्व को तोड़ने में, या ये कह लीजिए इसको गलाने सड़ाने में। और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंस है इसके, ये प्रोटीन का निर्माण करती है। प्रोटीन ना हो तो लाइफ ही ना हो धरती पर। नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलती है, नाइट्रेट फिर प्रोटीन में बदलता है। यानी सीधे हेल्प नहीं करती है, प्रत्यक्ष रूप से ये प्रोटीन निर्माण में सहायता करती है। मात्रा बताई 78%। इसके काम बताए 3 काम, ऑक्सीजन को पतला करना, जलने क्रिया को नियम में लाना, तीसरा ऑक्सीकरण में हेल्प करना। ये 3 इसके काम बताए। इंपॉर्टेंस क्या है, जीव जगत के लिए इसका महत्व है। जीव जगत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, नाइट्रोजन नाइट्रेट में परिवर्तित होकर प्रोटीन के निर्माण में सहायता करती है या प्रोटीन निर्माण करती है। दूसरी महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, और ये वायु के कुल आयतन का लगभग 21% है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, काम क्या है इसके, जो भी जीव जगत उसको जिंदा रखती है, सर्वाइवल इसी के कारण है, जीवन इसी के कारण है संसार में, ऑक्सीजन के कारण। जलने की क्रिया में काम आती है, यानी ऑक्सीजन ना हो तो आग ना जले। यदि आपके वायुमंडल में प्योर ऑक्सीजन है तब भी लाइफ जीवन संभव नहीं है, इसका नाइट्रोजन के साथ मिला होना जरूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन इसको पतला करती है। अगर प्योर ऑक्सीजन से बना हो वायुमंडल एक बार हल्की सी तीली लग जाए तो सारे का सारा जलकर नष्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन इसके साथ मिक्स होनी जरूरी है, ताकि चाहे जलने की क्रिया है चाहे दूसरी क्रियाएं हैं वो नियम में चलती रहे, बंधी रहे। ये जो फैली है 120 किलोमीटर की हाइट तक इसका फैलाव है, परंतु इसकी जो ज्यादा कंसंट्रेशन है, ज्यादा इसकी जो कंसंट्रेशन है वो केवल 16 किलोमीटर तक पाई जाती है। ऊंचाई के साथ साथ इसका जो कंसंट्रेशन वो घटता जाता है, इसकी मात्रा जो घटती जाती है। इसमें बताया है कि इसका वॉल्यूम कितना है, कहां पाई जाती है। वॉल्यूम आयतन, वायु के आयतन का 21%। कहां ज्यादा पाई जाती है, 116 किलोमीटर की ऊंचाई तक अधिक पाई जाती है, परंतु इसके कुछ कण 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी मिलते हैं। यानी ऊंचाई के साथ साथ
इसकी मात्रा घटती जाती है। कितना है? 21%। कहां पाई जाती है? निचली परतों में अधिक, 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक अधिक संकेंद्रित है। इसके कुछ कण 120 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी पाए जाते हैं, यानी ऊंचाई के साथ साथ इसकी मात्रा घटती जाती है। कहां पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, इसका उत्तर मिल गया। यानी ये काम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है? जीवन इसके बिना संभव नहीं है, जलने की क्रिया इसके बिना संभव नहीं है। परंतु आप ये सोचें कि सिर्फ ऑक्सीजन हो तो मजा आ जाए, नहीं, प्योर ऑक्सीजन से भी आपका काम नहीं चलेगा। इसका नाइट्रोजन के साथ मिक्स होना जरूरी है ताकि जलने की क्रिया अन्य क्रियाएं नियम में चलती रहे। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ी नफरत करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, कार्बन डाइऑक्साइड गलत है, होनी नहीं चाहिए वायुमंडल में। परंतु यह भी जरूरी है। कैसे जरूरी है अभी बताएंगे। यह सबसे भारी गैस है। अब भारी होगी तो इसका मतलब है कहां पाई जाएगी, यानी कितनी पाई जाती है। वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम कितना है? थोड़ी सी मात्रा में पाई जाती है, 0.03%। कितनी पाई जाती है ये बता दिया। कहां पाई जाती है फिर ये बताना, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसका जो पाया जाना है 32 किलोमीटर तक ही पाई जाती है। यानी 3 पक्ष बताने हैं सीधी सी। पहला पक्ष मात्रा कितनी है, हर गैस में ही बताना। दूसरा वो कहां पाई जाती है। तीसरा उसका काम और महत्व क्या है, यानी कितनी मात्रा में है। वायु के कुल आयतन का 0.03%। कहां पाई जाती है? वायुमंडल की निचली परतों में। केवल 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये मिलती है। अब इसका काम बता दीजिए और महत्व बता दीजिए। वेजिटेशन की ग्रोथ के लिए, वनस्पति के बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। वनस्पति की बढ़ोतरी के लिए आवश्यक है। जीवन का आधार है एक प्रकार से। जीवन का आधार अप्रत्यक्ष रूप से कैसे? भोजन चक्र का ये आधार है। भोजन चक्र का आधार कैसे? वनस्पति से संबंधित ही पॉइंट है यहां। कैसे है जीवन का आधार? जीवन के लिए आवश्यक क्यों है ये? जीवन का आधार भी कहिए और भोजन साइकिल का आधार भी कहिए। कैसे है? अगर CO2 ना हो, कार्बन डाइऑक्साइड ना हो, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण क्रिया आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 काम आती है। CO2 का उपयोग करके पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और पेड़ पौधे जब तक अपना भोजन नहीं बनाएंगे, पेड़ पौधे जब तक इस धरा पर नहीं होंगे, तो आगे जीवन नहीं चलेगा, भोजन का चक्र नहीं चलेगा। क्योंकि हम किसी ना किसी रूप में पेड़ पौधों से अपना भोजन लेते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में लें या अप्रत्यक्ष रूप में लें। प्रत्यक्ष रूप में कैसे लेते हैं? फल हम पेड़ पौधों से लेते हैं, दालें हम पेड़ पौधों से लेते हैं, गेहूं चावल हम पेड़ पौधों से लेते हैं। कई कहेंगे कि मैं तो इनका उपभोग नहीं करता, मैं तो मांस खाता हूं। ठीक है, अब मांस जो जिनका खाते हो, पशु, जिस भी पशु का मांस खाते हो, जिस भी जानवर का मांस खाते हो, वो किस पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए? वो अपने भोजन के लिए निर्भर हैं पेड़ पौधों पर। बकरी है, यानी कोई भी जानवर जिसका भी आप मांस भक्षण करते हैं, उनका जीवन पेड़ पौधों पर आधारित है। तो जो भोजन श्रृंखला है, भोजन श्रृंखला का आधार है, जीवन का आधार है ऑक्सीजन। जीवन का आधार कैसे? जीवन किस पर आधारित है? भोजन के ऊपर। भोजन कहां से आएगा? पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे CO2 के बिना अपना भोजन निर्माण नहीं कर सकते। यानी ये इसकी इंपॉर्टेंस हुई। दूसरी, जो आपका हीट बजट है उसको भी ये प्रभावित करती है। हीट बजट को, ऊष्मा बजट को कैसे प्रभावित करती है? जो आपका पार्थिव विकिरण है उसका अवशोषण कर लेती है, और अवशोषण जब कर लिया वायुमंडल में तो हीट बजट प्रभावित हो गया। परंतु बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना इसका हानिकारक भी है। क्यों हानियां हो रही हैं? बहुत अधिक मात्रा अगर इसकी हो जाएगी, वायुमंडलीय तापमान बढ़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन होंगे, और धरा पर
जो फसल प्रतिरूप है, वनस्पति का प्रतिरूप है, वो बदल जाएगा। इनके बारे में आगे विभिन्न अध्यायों में चर्चा होती रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेटिक चेंज क्या है, तो आगे आप सुनेंगे इनके बारे में, डिटेल यहां नहीं दूंगा। यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सीधा सा बताया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, 0.03%। कहां तक ये सीमित है? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। इसका आगे महत्व क्या है या इसका कार्य क्या है? महत्व है जीवन के लिए, महत्व है भोजन चक्र के लिए, भोजन का आधार है ये, और अप्रत्यक्ष रूप से जीवन का भी आधार है। क्योंकि जीवन किस पर टिका है? भोजन पर टिका है। भोजन कैसे बनता है? अगर CO2 ना हो, पेड़ पौधे अपना भोजन ना बना पाए, पेड़ पौधे इस धरा पर नहीं होंगे, तो भोजन का चक्र आगे नहीं चलेगा। क्योंकि सारा का सारा भोजन, चाहे वो पशुओं को मिले, पक्षियों को मिले, मनुष्यों को मिले, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन है, जो ऊष्मा बजट है, हीट बजट है जो पृथ्वी का, उसको प्रभावित करती है। क्यों? पार्थिव विकिरण का अवशोषण कर लेती है गैस। और तीसरा, बहुत अधिक मात्रा में पाया जाना इसका हानिकारक भी है, क्योंकि इसके कारण जो भूमंडलीय ताप है वो बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो सकते हैं, और धरा पर जो वेजिटेशन है और क्रॉप है उसका प्रतिरूप भी बदल सकता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण गैस है, ओजोन है। अब ओजोन का कितनी मात्रा पाई जाती है? ओजोन का भी टेबल में आपने देखा होगा। अब ओजोन की जो मात्रा है, इसमें 0.000001 बहुत न्यून मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ओजोन पाई जाती है। यानी इसमें ये भी लिख सकते हैं, ये मात्रा ना लिखकर, ये वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है, परंतु कम मात्रा में पाए जाने के पश्चात भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कहां पाई जाती है? इसका जो सकेंद्रण है 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिक है। जितनी ओजोन गैस है उसका 85% भाग 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच पाया जाता है। यानी ये समताप मंडल में पाई जाती है गैस ज्यादातर। और जहां इसका सकेंद्रण अधिक है उसे हम कहते हैं ओजोन परत। बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। इसीलिए इसको हम, इस भाग को जहां इसका सकेंद्रण अधिक है, ओजोन परत कहते हैं। इसके काम क्या है? सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज को, यू का मतलब अल्ट्रा वी वॉयलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है। क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का ये गैस अवशोषण कर लेती है, उनको खा लेती है और उसको धरती पर नहीं पहुंचने देती। और इसी कारण जो धरती पर है जलवायु स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को इसने एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषण कर लिया। हाँ, आजकल इस जो ओजोन परत का है ह्रास हो रहा है। औद्योगिकरण के कारण दो गैसें हैं जो इसका ह्रास कर रही हैं। एक CFC क्लोरो, F फ्लोरो, C कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, NO2। ये दो गैसें इस ओजोन परत का ह्रास कर रही हैं। यानी जो ओजोन की परत है उसमें जगह जगह छेद देखने को मिले हैं। इस ओजोन की परत में छेद होने के कई हानियां हो सकती हैं। जैविक संसार के लिए भी हानि हो सकती है। जैविक संसार में जो नाटे पौधे हैं वो नष्ट हो सकते हैं, बिल्कुल महीन पौधे कह लीजिए, बिल्कुल नाटे पौधे कह लीजिए। और मनुष्यों को त्वचा से संबंधी रोग हो सकते हैं। इसी प्रकार पशुओं को विभिन्न रोग हो सकते हैं यदि अल्ट्रावायलेट किरणें उनके ऊपर पड़ें। और इसी प्रकार अल्ट्रावायलेट किरणें धरती पर आएंगी, उससे भूमंडलीय तापन भी बढ़ेगा। और भूमंडलीय तापन बढ़ेगा तो भूमंडलीय तापन के कारण जो अनेक समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी। तो ये इसके हानि भी हैं। इसके बारे में वही बताया कि कितनी मात्रा, बहुत कम मात्रा में, कहाँ पाई जाती है? 15 से 35 किलोमीटर की हाइट पर समताप मंडल में। और इस भाग को जहां इसका केंद्र अधिक है उसको हम कहते हैं ओजोन परत। काम क्या है?
सूर्य से आने वाली पराबैंगनी को अवशोषण करती है। फायदा क्या है, अगर ये धरती पर पहुंच जाएं तो हमें काफी दिक्कतें हो सकती है, नुकसान हो सकता है, जलवायु अस्थिरता हो सकती है, वायुमंडल का तापमान बढ़ सकता है। तो ये इसमें चीजें आपको कवर करनी है। था आपका वायु। वायु में आपने 1 2 3 4, हाँ 4 महत्वपूर्ण गैसों की चर्चा कर ली, इतनी सफिशिएंट है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भौगोलिक दृष्टिकोण से। दूसरा जो इसका संघटक है वो है वाटर वेपर, जलवाष्प। अब जलवाष्प में 3 पक्ष मुख्य रूप से बताने हैं, ये कितनी मात्रा में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, और तीसरा इसका जो इंपोर्टेंस क्या है। वाटर वेपर मात्रा कितनी है, कहाँ पाया जाता है और उसकी इंपोर्टेंस कितनी है। 3 पक्ष, ये लिखा है साइड में, अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एस्पेक्ट, कितनी मात्रा है, कितना इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है, और तीसरा इंपोर्टेंस। यानी ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक इसका लिखा है अमाउंट कितना है, यानी कितनी मात्रा में है, और यह कहाँ पाया जाता है। जलवाष्प भी वायुमंडल का महत्वपूर्ण अंग है। जितना आपका वायुमंडल है उस वायुमंडल का 2% है ये वॉल्यूम में, यानी जितना वायुमंडल का आयतन है उस आयतन का 2% जलवाष्प घेरे हुए है। यानी एक बॉक्स बंद कर लें, उसमें वायु भर लें, उसके 98 हिस्से में वायु होगी, 98 हिस्से वायु के होंगे और 2 हिस्से उस बॉक्स के होंगे जलवाष्प के। और ये जो जलवाष्प है हर जगह समान रूप से वितरित नहीं है, नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, इवनली समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं, समान रूप से इसका वितरण नहीं है। वायु में इसका जो मात्रा है 0.02% से लेकर 4% तक है। 0.02% कहां है, जो सूखी वायु है ठंडे प्रदेशों की, वहां पर ये 0.02% तक है, 0.02% है। यानी सूखी और ठंडी वायु में वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, और 4% कहाँ है, ये पाया जाता है जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है आपका। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है जो उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है, उष्ण कटिबंध में या जो भूमध्य रेखीय प्रदेश में उष्ण और आर्द्र क्षेत्र है, वहां पर इसकी मात्रा 4% पाई जाती है। यानी संपूर्ण वायुमंडल का 2% हर जगह समान नहीं है, ये इसका वितरण 0.02% से लेकर 4% तक है। इसकी मात्रा जो जो हम ऊंचे जाते हैं, अमाउंट डिक्रीजेस विद अल्टीट्यूड, ऊंचाई के साथ साथ इसकी मात्रा घटती जाती है, भूपृष्ठ से जो जो हम ऊपर जाएंगे घटता जाएगा ये, और न केवल ऊंचाई के साथ घटती जाती है, इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से इक्वेटर से पोल की तरफ भी घटती जाती है। और यदि हम ऊंचाई की बात करें, 90% जलवाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही फैला है, और केवल 10% जलवाष्प, जितना जलवाष्प वायुमंडल है केवल 10% 8 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर मिलेगा। यानी इस बिंदु, इस जो हमने अब तक जलवाष्प के संदर्भ में चर्चा की है, केवल ये की है कि अमाउंट कितना है और वो कहां पाया जाता है। अमाउंट 2% है, समान रूप से वितरित नहीं है, 0.02% से लेकर 4% तक है। ऊंचाई के साथ ये घटता जाता है, और कुल जलवाष्प का 90% जलवाष्प 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है, और इसकी मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ भी घटती जाती है। इंपोर्टेंस क्या है, महत्व क्या है जलवाष्प का? महत्व ये है, जो सूर्य से किरणें आती हैं या सौर विकिरण कहिए, उसको उसका अवशोषण करता है जलवाष्प, और अवशोषण करके हीट बजट को प्रभावित करता है। और न केवल सौर विकिरण को का अवशोषण करता है, पार्थिव विकिरण का, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का भी ये अवशोषण करता है। यानी जो जलवाष्प है सौर विकिरण
और पार्थिव विकिरण का अवशोषण करके पृथ्वी के ऊष्मा बजट को प्रभावित करता है। और जलवाष्प के कारण ही बादल हैं, वर्षा है, फोग है, फोग कोहरा कहिए, ओस है, फ्रोस्ट है, स्नोफॉल है। यानी अगर जलवाष्प ना हो, सीधी सी बात है कि ना धुंध पड़े, ना वर्षा हो, ना कोहरा पड़े, ना हिमपात हो, ना ओलावृष्टि हो, ये सारे के सारे जलवाष्प के कारण ही संभव हैं। और जो भूपृष्ठ पर आपको जो ग्रीनरी दिखाई देती है, जो हरियाली दिखाई देती है, वो भी जलवाष्प के कारण ही संभव है। यानी तीन इसके महत्व हैं। सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण को अवशोषित करके उस पृथ्वी के ऊष्मा बजट को प्रभावित करता है। संघनन और वर्षा की क्रिया जलवाष्प के कारण ही संभव है। और भूपृष्ठ पर जो हरियाली है, जो पेड़ पौधे हैं, वो भी जलवाष्प के कारण ही है। तीसरा जो इसमें था, सॉलिड पार्टिकल्स, ठोस कण। अब ठोस कण क्या हैं, कहां से आए ये, यानी इसमें बताना है क्या है ठोस कण, इसका सोर्स क्या है, कहां से आए, और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। तीन चीजें इसमें बतानी है। नीचे लिखा है व्हाट, यानी क्या है, अबाउट सॉलिड पार्टिकल, क्या क्या बताना सॉलिड पार्टिकल के बारे में, क्या है, इसका सोर्स क्या है, और इंपॉर्टेंस क्या। तीन चीजें बतानी है। तीन चीजें याद रख लो, हर चीज याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये क्या है, सारा का सारा सॉलिड मैटर, सारे के सारे जो ठोस पदार्थ, वायु को, गैसों को छोड़कर और जलवाष्प को छोड़कर जो भी वायु में विद्यमान है वो ठोस कण कहलाते हैं। यानी गैसों को छोड़कर और जलवाष्प को छोड़कर जो भी वायुमंडल में है वो ठोस कण है। ये कहां से आए, जो बिल्कुल बारीक मिट्टी थी वो वायु उड़ाकर ले गई, वायुमंडल में चली गई, फाइन सोयल। समुद्र से वाष्पीकरण के समय नमक थोड़ा बहुत उड़ गया, धुएं से आ गए। वोल्केनिक गैस, ज्वालामुखी विस्फोट हुए, उसे जो राख निकली वो वायुमंडल में चली गई। पुष्प परागकण, पोलन, पुष्प परागकण वायुमंडल में चले गए, वो भी धूलिकण बन गए या ठोस कण बन गए। बरंट मीटियोर्स, यानी जो उल्का बरंट हो जाती हैं, जल जाती हैं, उल्का जब जल जाती हैं, जलने के कारण जो राख होती है वायुमंडल में फैल जाती है, तो उसके कारण भी ये ठोस कण वायुमंडल में चले जाते हैं। यानी कहां से गए, क्या है, पहले ये बताया क्या है। गैस को छोड़कर और जलवाष्प को छोड़कर जो भी कण वायु में विद्यमान है, जो भी वायु में विद्यमान है वो ठोस कण है। कहां से आए, रेत मिट्टी उड़ गई, वहां से आ गए। दूसरे साल्ट पार्टिकल, साल्ट पार्टिकल का अर्थ है कि वाष्पीकरण की क्रिया में जो थोड़ा बहुत नमक उड़ गया समुद्रों से, वो ठोस कण के रूप में वायुमंडल में चला गया। धुआं है, जो राख है, ज्वालामुखी राख, वोल्केनिक एश कहिए, पोलन, पुष्प परागकण, ब्रंट मीटियोर्स, जो उल्का पिंड है वो जलने के कारण भी वायुमंडल में उनकी राख फैल जाती है, चली जाती है। अब आगे अमाउंट कितना है, ये अमाउंट, इसका धूलिकणों का जो मात्रा है वो समय और स्थान के साथ उसमें अंतर पाया जाता है। समय और स्थान के साथ अंतर कैसे पाया जाता है, जो मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल है, रेतीले मरुस्थल है, वहां धूलिकण ज्यादा होंगे। जहां हिम जमी हुई है, जहां फ्रोजन है, वहां पर कम होंगे। टाइम हो सकता है दोपहर में ज्यादा हो, वायु चले जब, सुबह कम हो, यानी इनकी मात्रा समय और स्थान के साथ बदलती रहती है। इसका भी इंपॉर्टेंस वही है जो लगभग जल का है। ऊष्मा बजट के संदर्भ में ये क्या करता है, सौर विकिरण, एब्जॉर्ब सोलर एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, जो सौर विकिरण है और जो आपकी पार्थिव विकिरण है,
उसको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करने के कारण जो पृथ्वी का उष्मा बजट है वो प्रभावित होता है। दूसरे, कुछ जो धूलिकण हैं या कुछ सॉलिड जो पार्टिकल हैं, ठोस कण हैं, वो आर्द्रता हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के रूप में भी काम करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई ये आगे आएगा चैप्टर, उसमें डिटेल से बताएंगे। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बारीक थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई वो कण होते हैं, वो धूलिकण कह लीजिए बिल्कुल सरल भाषा में इसको, कुछ ऐसे धूलिकण जिस पर जलवाष्प बैठ जाते हैं वो कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या आर्द्रताग्राही नाभिक। हिंदी में इसको बोलते हैं आर्द्रताग्राही नाभिक। किसको? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई को। यानी आर्द्रताग्राही नाभिक का काम करते हैं कुछ ठोस कण। और आर्द्रताग्राही नाभिक क्या होते हैं? अभी मैंने बताया है कि ये वो ठोस कण होते हैं जो आर्द्रता को अपने ऊपर बैठा लेते हैं, जिनके ऊपर जलवाष्प बैठ जाते हैं। यानी सरल भाषा में ये कहें, ये आर्द्रता को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, ये आर्द्रता का घर बन जाते हैं। यानी कुछ डस्ट पार्टिकल आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं। ये दो इसकी इंपॉर्टेंस है। इसमें बताया कि ये क्या होते हैं, कि गैसों को छोड़कर और जलवाष्प को छोड़कर जो भी वायुमंडल में मौजूद है वो ठोस कण ही है। कहाँ से आए ये बताया। इसके बाद ये बताया कि उष्मा ये समय और स्थान के साथ इनमें बदलाव होता रहता है। तीसरा ये बताया कि पृथ्वी की उष्मा बजट को प्रभावित करते हैं। क्यों? सूर्य से आने वाले सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण को अवशोषित कर लेते हैं ये। और इसका लास्ट में बताया कि कुछ जो ठोस कण हैं वो आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं। और आर्द्रताग्राही नाभिकों का आगे क्या काम है? बादल निर्माण आर्द्रताग्राही नाभिकों के कारण होता है। और इसके बाद जो बादल, न केवल बादल, जो कोहरा है वो भी आर्द्रताग्राही नाभिकों के कारण ही संभव है। तो ये था आपका टॉपिक, जिसमें